आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। बड़की बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में रहती थी। बहुत सुंदर, शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की थी। कहते हैं उसे अनाथ आश्रम में होली के दिन कोई छोड़ गया था। यह अनाथ आश्रम मुंबई के आसपास के एक स्टेशन में स्थित है। अनाथालय के ट्रस्टी मनोहर जी, जो बड़की की पढ़ाई लिखाई और ज़रूरत का खर्च दिया करते थे। बात उन दिनों की है, 18 साल पहले, जब बड़की को कोई अनाथ आश्रम के मेन डोर पर छोड़ गया था। उस वक्त मनोहर जी अनाथ आश्रम में ही थे। बड़की को जब उन्होंने पहली बार देखा, तभी उनके 10 साल पुराने मुकदमे की रिजल्ट उनके फेवर में आया था। तभी से वह बड़की को भाग्यशाली मानते आए और उसका सारा पढ़ाई का खर्चा करने की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी। यहाँ तक कि बड़की नाम भी मनोहर जी की ही देन थी। बड़की की कोई दोस्त नहीं थी। वह कभी कभी आईने के सामने बैठकर अपने आप से ही बातें करती थीं। सोचती थीं, आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी माँ कैसी थी, मेरे पिता कैसे थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह सब बातें उसके अंतर्मन को बहुत ही दुख पहुंचाती थीं। आश्रम में और भी बहुत सी लड़कियां थीं, लेकिन बड़की का स्वभाव उनसे विपरीत था। काफ़ी अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की लड़की थी। आश्रम में रहने वाली एक बूढ़ी दादी सभी लड़कियों का ध्यान रखती थी। बड़की उनके साथ कभी कभी अपना मन हल्का कर लेती थे। आश्रम के ओनर काफ़ी अच्छे इंसान थे। उनकी अच्छी व्यवस्था के कारण आश्रम का माहौल काफ़ी अच्छा था। आश्रम के ओनर का बेटा बंटी, जो कभी कभी अपने पिता के साथ आश्रम आ जाया करता था, उसकी नज़र एकाएक बड़की पर पड़ती है। बंटी स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था, क्योंकि बड़े बाप की औलाद था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। स्वाभाविक है कि ऐसे में बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं। बंटी ने अनाथ आश्रम में जब बड़की को देखा, उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन बड़की नहीं, उसे अनदेखा कर दिया। ये देखकर बंटी किलस गया और बड़की से बदतमीजी करने लगा। बंटी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं चाहूँ तुझ जैसी लड़की को उठाकर ले जाऊं, तेरी औकात ही क्या है, मुझे अनदेखा करती है। मैं आश्रम के ओनर का बेटा हूँ। बड़की सॉरी, मुझसे गलती हो गई बोलकर अंदर रूम में चली जाती है। बहुत डर जाती है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने ऐसा नहीं किया। उसकी सुंदरता उसे अभिशाप लगने लगी थी, क्योंकि माँ बाप का साया सर पर नहीं, और एक अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। ऊपर से वह स्वभाव भी भोली थी। कॉलेज से जब आश्रम आती, तब भी कोई ना कोई कुछ भी बोल देता था। गंदे कमेंट उसके कान में गूंजते, क्या माल है, मस्त है, और न जाने क्या क्या। इन बातों से वह तंग आ गई थी। यह सब सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगता है। वह टेबलेट लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाती है, जो कि आश्रम के सामने ही था। टेबलेट लेकर जैसे ही वह वापस आती है, बंटी वहीं रास्ते में उसके आगे आ जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। बड़की घबरा जाती है और घबराहट में उसका हाथ बंटी पर उठ जाता है। आखिर वह करती भी क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब देखकर आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ को देखकर बंटी वापस चला जाता है। बड़की आश्रम में आकर दादी को सब बातें बताती हैं। उधर बंटी अपने पिता से बड़की के बारे में उल्टा सीधा झूठ बोल देता है कि बड़की काफी बदतमीज दिमाग की लड़की है। उस पर हाथ उठाया, आश्रम से बड़की को बाहर निकाल दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि तुम 18 साल की हो गई, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। बड़की बहुत परेशान हो जाती है, कहाँ जाए, क्या करें। यह सब बातें बड़की के दिमाग में चलने लगी और वह आश्रम छोड़ने से पहले आखिरी बार दादी के गले लगकर बहुत रोई। दादी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कोई गलत नहीं समझना। मन छोटा करके उसने आश्रम छोड़ दिया। सुनसान सड़कों पर अकेले लाचार एक अनाथ लड़की, जिसके सर पर कोई छत नहीं, जिसकी रक्षा के लिए कोई सगा संबंधी नहीं, बड़की एक पार्क में जाकर बैठ गई। वो सोचती है, मैं कहाँ जाऊं, किसी को जानती भी नहीं। अपनी रिजर्व नेचर के कारण उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी। बस यही दिमाग में लिए वही बेंच पर बैठी रही और सोच में पड़ गई। उसे अकेले और परेशान देखकर 2-4 लड़के जो पार्क में पहले से ही थे, वह समझ जाते हैं कि लड़की अकेली और परेशान है, और उसकी परेशानी का फायदा उठाने की कोशिश में जिस बेंच पर वो बैठी रहती है, धीरे से उसके पीछे जाते हैं।
उनमें से एक लड़का उसके मुंह को कस कर पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींच लेता है। बड़की अपने बचाव में काफी कोशिश करती है। आखिर एक लड़की 3-4 लड़कों से कैसे अपने आप को बचा सकती थी। सर्दियों की रात थी, जल्दी ही अंधेरा हो जाता था। पार्क में भी करीब करीब सभी जा चुके थे। अचानक एक छोटे बच्चे ने यह सब देख लिया और जाकर अपने पापा का हाथ पकड़कर बड़की की साइड ले आया। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वह बच्चा जैसे कि भगवान का भेजा हुआ रक्षक था। उन्हें देखकर वह चारों लड़के भाग गए। अकेली अनाथ लड़की समझकर उस आदमी ने बड़की को घर ले जाने को कहा। उसे विश्वास दिलाया कि मेरा भी परिवार है, तुम मेरी बहन जैसी हो। रात हो चली है, घर चलो, बाहर तुम्हारा रहना ठीक नहीं। बाहरी समस्याओं को देखते हुए बड़की जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात तो जैसे तैसे बीत जाती है। जिनके घर में बड़की को सहारा मिलता है वह पेशे से टीचर हैं। बड़े ही सज्जन, उन्हें बड़की पर दया आ जाती है। बड़की को वह अपने ही स्कूल में एक टीचर की जॉब ऑफर कर देते हैं। राकेश जी एक छोटे से स्कूल के मालिक थे। जो 10वीं तक ही था राकेश जी, जो बड़की को पार्क से घर लेकर आए थे। बड़की 12वीं पास है और पढ़ाई में काफी अच्छी है। टीचर की भूमिका अच्छे से निभाती है। राकेश जी उसे रहने के लिए उन्हीं के घर के बाहर एक खाली कमरा है, उसे रहने की अनुमति दे देते हैं। बच्चों को पढ़ाने से बड़की को काफी अच्छा लगता है और उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागने लगता है। अब प्रतिदिन उसे लगने लगा कि जैसे सब ठीक होता जा रहा है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मुंबई की पॉश इलाके में प्रतिदिन स्कूल के लिए बस पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है, भीड़ भाड़ के कारण। बस में चढ़ते वक्त बड़की का पैर फिसल जाता है। धक्का मुक्की के कारण वह काफी तेज गिर जाती है, जिसके कारण के सीधे पैर की हड्डी टूट जाती है। दर्द के कारण वह बहुत चिल्लाती है। लोग उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। हड्डी टूटने की वजह से उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। हॉस्पिटल में आने के बाद राकेश जी उससे मिलने आते हैं और सारी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। बड़की फिर अकेली रह जाती है, लेकिन बड़की के अंदर एक आत्मविश्वास रहता है। कहते हैं हालात इंसान को मजबूत बना देते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर शशांक को जब पता चलता है बड़की अनाथ है, उन्हें बड़की से हमदर्दी होने लगती है। व्यवहार से सुशील, इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, कुछ तो कमी ही नहीं थी उसमें। बस दुर्भाग्य से अनाथ होना उसकी नियति में था। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने बड़की को हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब पर रख लिया। मरीजों के प्रति अच्छे व्यवहार और जी जान से उनकी सेवा देखकर शशांक के मन में बड़की के प्रति हमदर्दी बढ़ती रही। धीरे धीरे शशांक बड़की की तरफ आकर्षित होने लगे, लेकिन बड़की इन सभी बातों से अनजान थी। शशांक को बड़की से प्यार हो गया। शशांक काफी अमीर और संस्कारी फैमिली से थे और बड़की गरीब और अनाथ, लेकिन प्यार गरीबी अमीरी नहीं देखता। शशांक जानता था कि अगर वह बड़की को प्रपोज करता है तो उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स मन में ही छुपा ली। कहते हैं प्यार में इंसान खुद को भूल जाता है। शशांक के दिमाग में हमेशा बड़की की मासूमियत भरत भोला चेहरा उसकी आंखों के सामने हर पल छाया रहता था। आखिर वो अपनी भावनाओं को कब तक छुपाए रखता। बड़की हॉस्पिटल में एक अच्छी नर्स की तरह अपने काम में ईमानदारी और सभी के साथ सहानुभूति की भावना रखती है। दूसरी तरफ शशांक की शादी के लिए उसके माता पिता एक अच्छे घर में रिश्ता तय कर चुके थे, लेकिन शशांक को तो बड़की के अलावा कोई जचता ही नहीं था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिन महीने बीतते गए। जब शादी के लिए शशांक पर प्रेशर डाला गया, तब शशांक ने सोचा अब समय आ गया है। उसने घर वालों को पहले बताने की बजाय एक बार बड़की के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहा। अगले दिन हॉस्पिटल में जाने के बाद शशांक ने बड़की से कहा, बड़की, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज लंच टाइम में मेरे केबिन में आ जाना। बड़की, ओके सर। कोई मुझसे गलती हो गई क्या? शशांक, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बड़की के दिमाग में एक डर बन गया, कहीं यह नौकरी भी मुझसे ना छीन ली जाए, क्योंकि आज तक उसने खोया ही था। प्रशांत के मन में भी एक कश्मकश चल रही थी कि कैसे अचानक ही बड़की के साथ अपने मन की बात कहूंगा। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद लंच टाइम में बड़की केबिन में जाती है।
मैं अंदर आ सकती हूँ सर। शशांक, हाँ, आ सकती हो सर। आपको बात करनी थी, शशांक ने कहा। बैठो, लंच तो करते हैं। दोनों ने एक साथ बैठकर लंच किया। लंच करने के बाद, बड़की सर, आप कुछ कहना चाहते थे, शशांक ने कहा। बड़की, तुम मुझे गलत नहीं समझना। मैं कितने दिन से बात करना चाहता था, लेकिन कुछ सोच कर चुप रह जाता था। बड़की, बोलिए, आपको जो कहना है बेहिचक बोल दीजिए। बड़की शशांक की भावनाओं से अनजान थी उसे। तो बस ये डर सताए जा रहा था कि कहीं मेरी नौकरी न छीन जाए। शशांक ने हिम्मत करके बड़की का हाथ अपने हाथों में लिया। बड़की सहम गई। सर, ये आप क्या कर रहे हैं शशांक? बड़की, मुझे गलत नहीं समझना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गई थी। क्या मुझसे शादी करोगी? बड़की, लेकिन सर, मैं अनाथ हूँ। मेरे साथ शादी करके आप खुश नहीं रहेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए। सर, आप कहाँ और मैं कहाँ? बड़की को ये सब अपने साथ मजाक लग रहा था कि मुझे अनाथ लड़की से कौन शादी कर सकता है। सर, सॉरी, इतने बड़े डॉक्टर होकर आप कैसे कर सकते हैं मुझसे शादी? बड़की के कुछ समझ नहीं आया। उसकी आंखें भर आईं। शशांक, बड़की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बड़की के समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतनी बड़ी खुशी के तो मैं काबिल भी नहीं। उसके समझ में नहीं आया कि वह जवाब क्या दें। वह रो पड़ी। उसको रोता देखकर शशांक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बड़की को शशांक के स्पर्श में एक भावनापूर्ण निश्चल प्यार की अनुभूति हुई। थोड़ी देर के लिए वह शशांक की बाहों में खो गई। शशांक आखिर बड़की को अपनी भावनाएं बताकर अच्छा अनुभव किया। आखिर उसने अपने प्यार को पा लिया। दोनों का प्यार परवान ही चढ़ने वाला था कि अचानक नियति में कुछ और ही लिखा था। उधर हॉस्पिटल से आवाज आती है कि शशांक एक केस आया है जो काफी सीरियस है। डॉक्टर शशांक पेशेंट को देखने चले जाते हैं। उधर बड़की उस सीरियस पेशेंट के साथ एक व्यक्ति को देखकर चौंक जाती है। आगे संगीता वर्मा। हॉस्पिटल में बड़की बंटी को देखकर चौंक जाती है। बंटी बेहोश था। उसका एक्सीडेंट हो गया था। बड़े बाप का बेटा गाड़ी तेजी से फुल स्पीड में चला रहा था। शराब में धुत एक्सीडेंट में उसका अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। जब बंटी को होश आता है, वह अपना कटा हाथ देखकर बहुत ही रोता है और चिल्लाता है। बड़की बंटी की हालत नहीं देखी जाती और वह उसे सांत्वना देती है। सब ठीक हो जाएगा। बंटी, भगवान पर विश्वास रखो। होनी को कोई नहीं टाल सकता। भगवान का शुक्र समझो कि तुम बच गए बंटी। मुझे माफ कर दो बड़की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। एक अनाथ लड़की पर हाथ उठाया और देखो मुझे, मेरे पापों की सजा मिल गई। मेरा हाथ कट गया। मैंने तो तुम पर झूठा आरोप लगाकर आश्रम से भी निकलवा दिया, जबकि सारी गलती मेरी थी। मुझे मेरी सजा मिल गई। बड़की, नहीं बंटी, कोई बात नहीं। मैंने तो तुम्हें तभी माफ कर दिया था। कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरे अंदर आत्मविश्वास आश्रम से निकलकर ही तो आया है। बंटी को सांत्वना देकर बड़की और पेशेंट को देखने चली जाती है। हॉस्पिटल की ड्यूटी के बाद बड़की शशांक केबिन में उससे मिलने जाती है। शशांक को केबिन में नहीं देखकर उसकी आंखें चारों तरफ शशांक को ढूंढती है। फिर शशांक के पास कॉल करती है। हेलो सर, आप कहाँ हैं शशांक? मैं घर आ चुका हूँ। आज मन ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ी जल्दी आ गया। हाँ बोलो, क्या बात है? बड़की, नहीं सर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शशांक, ओके, कल मिलते हैं। शशांक को मन ही मन बहुत खुशी हुई क्योंकि बड़की ने उसके पास कॉल किया। शशांक के दिमाग में बस यही चल रहा था कि घर वालों से कैसे कहें बड़की के बारे में कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शशांक की मम्मी ने आवाज लगाई, आओ शशांक, खाना ठंडा हो जाएगा। खाना खाने के बाद आखिरकार शशांक ने हिम्मत करके बोल ही दिया कि माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। घर वाले पूछते हैं, कौन है वह लड़की? क्या नाम है उसका? उसके माता पिता का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली है? शशांक के मुंह से अचानक ही निकलता है, पापा, वह एक अनाथ लड़की है। अनाथ लड़की। संबोधन सुनकर शशांक के माता पिता शादी के लिए मना कर देते हैं। शशांक नहीं चाहता था कि घर का माहौल खराब हो, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता ने बड़े ही लाड प्यार से पालकर उसे बड़ा किया और एक डॉक्टर बनाया। शशांक काफी संस्कारी था। वह चाहता था कि सब मान जाएं, तभी शादी करूंगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। अनाथ लड़की के लिए घर वालों को समझाना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन शशांक में ठान लिया था, शादी करूंगा तो बड़की से ही नहीं तो नहीं करूंगा।
अगले दिन होली थी, इसलिए हॉस्पिटल की छुट्टी थी। आज होली है, बाहर चहल पहल है, सब होली खेल रहे हैं। ढोल की आवाज आ रही है, लेकिन बड़की कमरे में उदास होली खेलना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। होली के दिन ही उसको आश्रम के बाहर छोड़ दिया गया था। वह दिन उसको अपनी माँ की याद दिलाता है। शशांक बड़की को रंग लगाने आता है, लेकिन लड़की मना कर देती है। सॉरी सर, मैं होली नहीं खेलती, मुझे नहीं पसंद। शशांक उसके गाल पर रंग लगा देता है। बड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शशांक, देखो कितनी सुंदर लग रही हो लाल रंग में। शशांक का प्यार पाकर बड़की जैसे अपने को खुशनसीब मानती है। बड़की के मन में भी शशांक के प्रति प्यार की भावना जागने लगती है। शशांक के बिना एक क्षण बड़की को अच्छा नहीं लग। दिन प्रतिदिन दोनों का प्यार गहरा होता चला गया। उधर शशांक के घर वाले शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। शशांक की समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, घर वालों की माने या अपने दिल की सुने। शशांक को पता था कि घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे और मैं बड़की को नहीं छोड़ पाऊंगा। शशांक बहुत ही समझदार और सुलझा व्यक्ति है। उसे पता है कि बड़की का दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ूंगा और अगर मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं तो ज़रूर ही मुझे समझेंगे। बड़की हालातों को देखते हुए शशांक ने निर्णय लिया कि वह बड़की के साथ ही शादी करेगा और उसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। शशांक और बड़की एक मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। बड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू देखकर शशांक उसे अपने गले से लगा लेता है। बड़की, अब तुम मेरी हो, कभी ये नहीं कहना कि तुम अनाथ हो। बड़की, मैंने तुम पर हमदर्दी नहीं की है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। यह सब सुनकर बड़की को खुशी का अनुभव हुआ। शशांक बड़की का हाथ पकड़ उसे अपने घर की ओर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए दोनों गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर डोरबेल बजाते हैं। माँ दरवाज़ा खुलती हैं, दोनों को जाती हैं। साथ देखकर चौंक जाती हैं। वह विश्वास नहीं कर पाती कि उनका बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। दोनों चरण स्पर्श करते हैं। शशांक की माँ अपने पैर पीछे कर लेती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। बिना बोले शशांक अपने पापा के रूम में जाता है, बड़की के साथ और पापा के चरण स्पर्श करके। शशांक, आशीर्वाद दो, मुझे माफ करना, मैंने शादी कर ली। बड़की शशांक के पिता को देखकर चौंक जाती है। वह कोई और नहीं, वही आश्रम के ट्रस्टी मनोहर जी हैं। मनोहर जी बड़की को देखकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं। बड़की और शशांक दोनों उनके चरण स्पर्श करते हैं। मनोहर जी को बुरा तो लगता है कि उनके बेटे ने उनके विरुद्ध शादी की, लेकिन बड़की एक अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी और मनोहर जी उसे भाग्यशाली भी मानते हैं। शशांक के माता पिता ने बड़की को खुशी खुशी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और अच्छे साफ नीयत सरल सच्चे इंसान के साथ भगवान हमेशा होते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।